अजित अनंतराव पवार, मी अनिल भाईदास पाटील, चंद्रकांत भुजबळ, महाराष्ट्र राज्याचा मंत्रिमंडळ। महाराष्ट्र में एनसीपी में दो फाड़ के बाद विपक्षी दलों में हलचल तेज हो गई है। शरद पवार को लगे झटके को विपक्षी एकता की कोशिश में झटके के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र का असर अब यूपी बिहार में दिखने की बातें हो रही हैं। हालांकि विपक्षी दल दूसरी बैठक की तैयारी में लग गए हैं। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक अब 17 से 18 जुलाई को बंगलुरु में होगी। कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम का विपक्षी एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबला करेगा। जैसी सफल मीटिंग होती है, अगली मीटिंग की तारीख आती है, हमला हो जाता है महाराष्ट्र में। कोई दो राय नहीं कि ये विपक्ष 37% वाली भाजपा के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है और हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक उम्मीदवार लड़ाएंगे और दावे से कहते हैं भाजपा को 100 पे समेट देंगे। विपक्षी एकता की कवायद अलग अलग फ्रंट पर हो रही है। अखिलेश यादव 23 जून को पटना में हुई बैठक में शामिल थे, लेकिन वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर से भी मुलाकात कर रहे हैं। केसीआर विपक्षी मोर्चा का हिस्सा नहीं है। हालांकि वो अखिलेश यादव के अलावा शरद पवार और अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि सभी विपक्षी दलों का मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना है। कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है। ये याद रखिए, विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। ममता बनर्जी विपक्षी एकता का अहम हिस्सा है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस बंगाल में उनके खिलाफ चुनाव न लड़े। लेकिन अब कांग्रेस के खिलाफ उनके तेवर सख्त हो गए हैं। ममता कांग्रेस और लेफ्ट पर बंगाल में बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा रही हैं। वहीं केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रही है। देखिए, हम अपने मुद्दों पर जाते हैं हर राज्य के अंदर। केजरीवाल जी की सभा, बहुत बड़ी सभा राजस्थान में भी हुई, मध्य प्रदेश में भी हुई, छत्तीसगढ़ में भी हुई। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कारवां बहुत तेजी के साथ पूरे देश में बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। बिहार में कांग्रेस के सहयोगी दल विपक्षी एकता को मजबूत बता रहे हैं। वो एनसीपी में अजित पवार की बगावत को खतरे के रूप में नहीं देखते। लेकिन लार्जर गोल जो है, जिस लार्जर गोल के बारे में ममता जी बहुत स्पष्ट है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज स्पष्ट है, वो लार्जर गोल है प्रगतिशील, एक प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेटिव देना। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो भी थोड़े बहुत बादल दिखते हैं वो छट जाएंगे। अरे विपक्ष की एकता की जो मुहिम शुरू हुई है, आपके द्वारा कुत्सित षड्यंत्र से ये रुकने वाला नहीं है, बल्कि आप दलों को तोड़ने का काम लीजिए, हम दिलों को जोड़ने का काम करेंगे। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में पहले उद्धव और अब शरद पवार को कमजोर करके बीजेपी ने विपक्षी एकता की गाड़ी को चलने से पहले डिरेल कर दिया है। अगर महाराष्ट्र में गठबंधन के चलने के आसार कम हो जाएंगे तो दूसरे सहयोगियों से कितना साथ मिलेगा? ऊपर से सभी दलों के अंतर विरोध की वजह से क्या विपक्षी गठबंधन हकीकत बन भी पाएगा? तो कई सारे सवाल हैं जो विपक्षी एकता पर सवाल भी खड़ा करते हैं, संशय भी करते हैं। घटनाक्रम भी कुछ ऐसा है जो लगता है कि विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका है। हालांकि सभी बयान आपने देखे स्टोरी के दौरान, तो जहां विश्वास बड़ा है कि बीजेपी को 100 पे समेट देंगे या फिर विपक्षी एकता एकदम मजबूत है, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी जगह मिल के लड़ेंगे, तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो अब क्या सच में विपक्षी एकता उतनी मजबूत है, ट्रैक पर है जितनी बात की जा रही है, या फिर ये जो ब्लोज, चाहे हम अभी महाराष्ट्र की ताज़ा घटनाक्रम की बात करें, ये उसको धीरे धीरे ही सही लेकिन डैमेज कर रहे हैं? तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे, टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं पुरोहित, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन,
साथ ही हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे साहब और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी से निवेदन है कि छोटा छोटा रखेंगे ताकि ज़्यादा प्रश्न आ पाएँ और ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो पाए, ज़्यादा बातें डिस्कस हो पाए। तो अतुल लोंढे साहब, पहला सवाल आपसे ही, और चूंकि ताज़ा घटनाक्रम का मैंने जिक्र किया जो महाराष्ट्र में घटा, अभी भी वो घट ही रहा है, अभी वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, कुछ पत्ते उसमें अभी भी खुलने बाकी हैं। क्या आप इनकार करेंगे इस बात से कि ये विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा ब्लो है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लो भाजपा के लिए है। भाजपा जिस तरह का वर्तन कर रही है सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है, ये जनता के सामने अपनी खुद की पिक्चर ट्रेलर के साथ जो है भाजपा ने खुद रखी है। जिस तरह के सर्वे महाराष्ट्र में आ रहे थे, पता चल रहा था 40 से ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी जीत रही है। महाविकास आघाड़ी जीत रही, इसका मतलब कोई व्यक्ति जीत रहा ऐसा नहीं था। एक महाविकास आघाड़ी बीजेपी के सामने खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। आज भी उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और कांग्रेस संपूर्णतः एक साथ खड़ी है। इस घटना से एक बात तो स्पष्ट तय होती है कि भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक रही है और जनता साथ नहीं दे रही है। टमाटर 120 रुपए के ऊपर चला गया, ऐसी कोई चीज नहीं है। धनिया 160 रुपया, परवल 80 रुपया, सारी चीजें महंगाई हो रही है। महंगाई के नीचे आम आदमी दब चुका है। बेरोजगारी बेताशा बढ़ रही है। 10 लाख से ज्यादा पदों को खारिज किया गया है, 60 लाख से ज्यादा पद खाली है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मारामारी है, तो लोगों का जीना दुश्वार है। इसलिए जब जनता साथ में नहीं है तो सारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर पार्टियों को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है। लेकिन भाजपा ये भूल रही है कि जनता जब अपने पर आती है तो अच्छों को सबक सिखा देती है। तो भाजपा को ये सबक सिखा के रहेगी। एक उदाहरण, एक बात में निषेध आज भाजपा का जरूर एक बात से करूंगा। इनके प्रवेश शुक्ला नाम के एक मध्य प्रदेश में नेता है, इतनी गंदी हरकत की है और इतनी ओछी मानसिकता दिखाई है। आज भी वो ऊंच नीच में दबे हुए एक आदिवासी पर मूत्र विसर्जन करते हुए आज पूरे देश ने ये गंदा चित्र, भाजपा का चरित्र जो है वो देखा है। उसका मैं सबसे पहले निषेध करता हूं। महिलाओं के बारे में तो क्या कहने, इनके विदेश तक झंडे गाड़ के आए हैं ये लोग। तो ये जो प्रवृत्ति है भाजपा की, ये देश की जनता के सामने है और जनता के साथ मिलकर इनको हम जरूर हराएंगे। अभी तो 40 सीटें दिख रही थी, आप देखना 2-4 सीट के लिए भी मोहताज हो जाएगी लोकसभा में भाजपा। ठीक है, तो स्वयं पुरोहित साहब तृणमूल कांग्रेस से कि ये बात तो अच्छी है, चलिए जो अतुल लोंढे साहब बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा कैसे? अभी तो जो हमने देखा उससे तो ये लगा कि भाई जो आपकी एकता थी वो भले ही अगर एनसीपी है उसके 2 फाड़ हुए, उससे पहले शिवसेना के साथ, अब बात कर रहे हैं यूपी बिहार की, तो अगर ऐसा होता रहा तो जो टेक्निकलिटीज है वहां पर तो आपके लिए दिक्कतें ज्यादा पड़ रही है। जनता, वो एक आइडियल सिचुएशन है जो अभी लोंढे साहब कह रहे थे, तो जब होगा तब होगा और जब होगा तब देखेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हिल सा गया है। नहीं, हिल सा गया। देखिए, पूरे देश के अंदर में जो अभी तानाशाह की सरकार है, पूरे देश के अंदर में जनता समझ रही है ये जैसा माहौल उन्होंने बना दिया है कि देखिए या तो आप हमारे साथ आ जाइए और नहीं तो आप चोर हैं, आप राष्ट्रद्रोही है। ऐसा एक माहौल देश के अंदर में बना दिया गया है। लड़ाई ये जनता देख रही है। इस भारत की जो 140 करोड़ से ज्यादा जनता है वो शिक्षित जनता है। उनको पूरा का पूरा तो मालूम है कि हमें क्या करना है। इनको पता है जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने जो अपने कार्यक्रम किए इनके ऊपर वोट नहीं मिल रहा है। 2024 में इनकी सरकार जाने वाली है। पश्चिम बंगाल के अंदर में हमारी मिस्त्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे से काम चल रहा है। मगर ये देखिए, जहां पे विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां पे बाय हुक एंड प्रूफ ये अपनी तानाशाही लगाने की कोशिश करते हैं। चाहे सीबीआई ईडी का डर दिखाना हो, चाहे केंद्र सरकार से जो बकाया रुपए है 1,15,000 करोड़, मनरेगा तक के पैसे राज्य सरकार को नहीं दिए जा रहे हैं। 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं। मनरेगा के पैसे तक रोक के रखी है ये सरकार। तो ये कैसा देश के अंदर माहौल बनाया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, हम सब बेच देंगे। इनको तो बेचना है सब, चाहे वो बेचो, चाहे वो बेचो, सारी की सारी जमीन बेचो, यही काम कर रही है। इनको अपने मित्रों को, कुछ मित्र है। देखिए, आप दोनों ने, ठीक है, आप दोनों जो जवाब दे रहे हैं, चाहे अतुल जी ने दिया चाहे पुरोहित जी आपने दिया, लेकिन आप बात करने जा रहे हैं बीजेपी की और मैं सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों का। आप लोगों की आपस में तो बन नहीं रही। अब ममता जी का ही देख लीजिए, पहले तो एक समय हमको लगा कि थोड़ा सॉफ्ट हो रही है कांग्रेस के ऊपर, अब वो फिर अड़ गई। तो आप अगर खुद ही एक पेज पे नहीं खड़े हैं, देखिए उनको जो जनता को सिखाना होगा, लेकिन जब तक आप लोग एकजुट नहीं है तो फिर वो एकता किस बात है? देखिए ये आपको मैं बता देता हूं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व किसके पास में है?
मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास में है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ममता बनर्जी, शरद पवार जी, ये सब देश के, लालू प्रसाद यादव जी, ये सब देश के दिग्गज नेता है। ये सब बैठ के निर्णय करेंगे कि 2024 में आपस में बैठ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके जो भी नई सरकार बनेगी वो देश को चलाएगी, देश को नया दिशा निर्देश देगी। इसमें कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो अपने ईगो सेटिस्फाई के लिए, देखिए उनकी तो मैं ये बात करूंगा कि वो तो योगी आदित्यनाथ के पास चले गए थे, कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी है, जब उनकी सीट पे खतरा आ गया था, जब लोकसभा 2019 में। पर पुरोहित जी, ममता जी का तो खुद का बयान है, वो कांग्रेस बी टीम हो गई और ये सब चीजें, तो फिर ऐसी बातें करके तो आप लोग क्या दिखाना, मतलब देखिए ये कांग्रेस, देखिए यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का हाईकमान की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। आप देखिए ये पंचायत चुनाव के बाद में बहुत से फैसले हुए कि हमारी दीदी बिहार पटना में जो मीटिंग हुई वहां भी गई है, और अभी अगली जो मीटिंग होगी उसके ऊपर भी हम साथ में मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से नहीं है। और ये 2024 के अंदर में तानाशाह की सरकार है। देखिए तानाशाही मनमानी किसी की भी नहीं चलेगी, ये देश नहीं, वो ठीक है सर, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो एक अलग बात कर रहा हूं। वो तो सारी बातें हैं, आप जनता के बीच जाके ये बोलते ही हैं, और वो सारी बातें अलग हैं कि तानाशाही और ये और वो सब खराब है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज आपकी विपक्षी एकता की। फखरुल साहब ये बताइए, अभी अखिलेश जी का भी हम बातचीत सुन रहे थे, इसी जो पूरी कहानी हमने चलाई उसमें वो कह रहे हैं कि सब विपक्ष अपनी अपनी जगह, पता नहीं क्यों उसमें ऐसा भाव आ रहा है कि कोई ना इस एकता की बात ही नहीं कर रहा, सबको अपनी अपनी चीजें चाहिए कि भाई मैं अपनी चीज नहीं छोड़ूंगा, आप वो कर लो, मैं अपनी चीज नहीं छोड़ूंगा, आप वो कर लो, आप मेरे खिलाफ मत आना। तो एकता आ कहां रही है? ये तो सब फ्रैक्शन तो देखने में ही नजर आ रहे हैं। चलिए पर्दे के पीछे होते समझ में आता, साफ दिख रहे हैं। देखिए विपिन जी, अभी लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल का समय बाकी है, और आपको विपक्षी दलों की गंभीरता को देखना चाहिए कि 1 साल से भी ज्यादा का समय है और विपक्षी दल वो लगातार एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं, सामान्य विचारधारा वाले दल। यही तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का प्रयास था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी विपक्षी दल हैं, वो जो सामान्य विचारधारा वाले दल हैं, वो एक साथ एक मंच पे आए। और उस प्रयास पे हमने 23 जून को देखा था कि पटना में एक बैठक हुई थी। वो ना पहली बैठक थी ना अंतिम बैठक थी। अभी बैठकों का दौर जारी रहेगा और आने वाले समय में देश में एक मोर्चा बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन की पहली बैठक के बाद आप देखिए क्या घबराई नहीं। क्या देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा से लौट के आते हैं तो सबसे पहला हमला वो 23 जून की बैठक पे करते हैं, विपक्षी दलों की एकता पे करते हैं। और मध्य प्रदेश जब जाते हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, मणिपुर नहीं जाते वो एक अलग बात है, लेकिन जब मध्य प्रदेश जाते हैं और वहां से वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों को खत्म करने की गारंटी, दूसरे दिन पता चलता महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी को अपनी सरकार में शामिल करा लिया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी आज विपक्षी एकता से घबरा गई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रयास में है कि जो लोग उस बैठक में 23 जून को नहीं भी पहुंचे थे वो भी उस बैठक का हिस्सा आने वाली बैठक में बने। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी हैदराबाद के भी दौरे पे गए थे। तो जो विपक्षी दलों की गंभीरता है उसको देखिए, कोई विपक्षी दल आपको ये कहता नहीं मिलेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं चाहते। अच्छा चांद साहब गए तो थे, आप बोल रहे हैदराबाद गए थे, केसीआर मान गए क्या? नहीं, बिल्कुल मान जाएंगे। ऐसा कौन है जो भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं चाहता है? आज ऐसी सरकार जो सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करती है, जो गरीबों से नौजवानों से वादा करने के बाद आज मुकर गई, जो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी देता हूं, क्या वो बेरोजगारी को खत्म करने की गारंटी दे पाए? 9 साल से ज्यादा की सरकार हो गई, आज हम दूध और दही पे टैक्स दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। आज छात्र नौजवान किसान परिवर्तन चाहता है। और अभी सेकंड राउंड में ये सारी बातें करेंगे। राजीव रंजन साहब, पिछली बार भी 2019 में भी ये सारी कवायद हुई थी, लगभग यही सारी बातें जो अभी हो रही हैं, ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ, तब भी हमने देखा कि उस विपक्षी एकता का क्या हुआ। इस बार क्या अलग है? देखिए एक रिपोर्ट आई है आज इंडिया टुडे में, अगर आप उसे देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 2019 में कंबाइंड अपोजिशन जो बिहार में 23 जून को राजनीतिक दल एकत्रित हुए थे, उनके कुल मतों की संख्या भारतीय जनता पार्टी से 16 लाख ज्यादा थी। मतलब साफ है कि जब एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी की वैसी नहीं थी, जब पुलवामा के सहानुभूति लहर का लाभ उन्हें मिल रहा था, उसके बावजूद अगर हम एक रहे होते तो 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी को हम हरा सकते थे।
आज जब बेरोजगारी, महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ डिप्लोमेसी की जो दयनीय स्थिति है, जिस तरह से हमारे तनाव अपने पड़ोसियों के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद जो ये बड़े नारे थे, इन नारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर्स कौन है भारतीय जनता पार्टी के? मैं केवल 2-3 बानगियां दे दूंगा कि किस कदर लंबी बातें करते थे, लेकिन ध्रुव सक्सेना आईटी सेल के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और पकड़े गए पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए, प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट और संघ के एकनिष्ठ कार्यकर्ता, शिविरों में वो संबोधन भी करते थे, लेकिन पाकिस्तान की जासूसी करते वो भी पकड़े। इसके बाद कश्मीर में आतंकवाद को लेकर के जो भी बातें इन्होंने कही, जिसने अमित शाह जी के साथ मंच साझा किया, जिसने रैना के साथ मंच साझा किया, ऐसे तालिब हुसैन शाह को जनता ने असॉल्ट राइफल्स और AK-56 के साथ पकड़ा और सेना के हवाले किया। तो अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का दाव भी नहीं चलने वाला है। और पुलवामा का सच सतपाल मलिक जी के बयान के बाद आ गया और उस पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई सफाई नहीं है। तो जो परिस्थितियां हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल दौर है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को 72 घंटे पहले देश ने सुना, वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर काफी लंबी उन्होंने बातें रखी, लेकिन इन दोनों ही महाअभियानों की अगुवाई का जो जिम्मा था उन्होंने अजीत पवार जी को दे दिया। परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने। 70,000 करोड़ कहाँ गए पता नहीं चला। ठीक है, और हो सकता है उनकी सरकार के वो मुख्यमंत्री भी हो जाए महाराष्ट्र। चलिए, तो इसीलिए ऐसे दोहरे मानदंडों से देश को बहुत लंबे समय तक आप गुमराह नहीं कर पाएंगे। जमीनी सच ये है कि 19 में हम हरा सकते थे, 24 में सड़कियां हराएंगे और हमारा जो ये इतने दलों का जो ये इससे जिसकी शुरुआत हुई है, इसमें अन्य दल भी भविष्य में जुड़ते हैं। चलिए ठीक है, सबने अपनी अपनी बातें रखी। ब्रजेश जी, आपने सारी ये बातें सुनी। एक तरफ जो ताज़ा घटनाक्रम है वो है और बाकी जो विपक्षी एकता के लिए अब तक हुआ, एक मीटिंग हुई, अगली होने वाली है, मेल मुलाकातें और जो डिफरेंसेस भी हैं जो निकल के सामने आते हैं। और अभी ये सवाल इसीलिए मैंने यहाँ पर राजीव जी से पूछा कि 2019 से यहाँ क्या अलग होने जा रहा है। तब भी विपक्षी एकता की बात हुई थी, मंच साझे हुए थे, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ठीक है, उन्होंने अपने कारण गिनाए, पुलवामा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बहुत सारी चीजें समय समय पे हो सकती है, लेकिन क्या वो आधार इस बार फिर से विपक्षी एकता में दिख रहा है? और देखिए, जितनी बातें चारों प्रवक्ता ने कही वो एक ऐसी बातें हैं कि जनता ये देख रही है, जनता वो समझ रही है, देश में ये परिस्थिति है। क्या वाकई जनता वो देख रही है, समझ रही है और ये जो समझाना चाह रहे हैं वो बात नीचे तक पर्कुलेट होगी और वो जिस रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं उसकी तरफ जाती हुई दिखेगी? देखिए जी, ये इस बार इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार काफी पहले से विपक्षी एकता के प्रयास शुरू हुए हैं और ये किसी को इस बात का शंका नहीं होनी चाहिए कि बहुत गंभीर प्रयास हैं इस बार के। 2019 में इस ढंग से प्रयास नहीं थे, लेकिन इस बात के जो प्रयास हैं काफी गंभीर है। अगली मीटिंग भी, तारीख भी तय हो गई, जगह भी तय हो गई, लेकिन इसमें सारे प्रयासों के भी एक चीज बहुत नजर रखने वाली चीज है और बहुत गौर करने वाली बात है कि एक तरफ तो ये प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों को बचाने की जो कोशिश है, अब सारे प्रयास हैं। आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल हैं, वो मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं, राजस्थान भी जा रहे हैं और चुनौती भी दे रहे हैं। है क्या साहब, सब कुछ, सारी एकता ठीक है, लेकिन आप दिल्ली की तरफ ना आइए, पंजाब की तरफ ना आइए। ममता जी का ये है कि आप बंगाल की तरफ मत आइए। बाकी एकता तो हम एकता के लिए तो समर्पित है ही है, मैं एकता के लिए तो पूरी समर्पण है ही है पूरा, लेकिन उधर नहीं, उधर अपना तो अपनी अपनी देखिए, आप देखिएगा आज हमारी बात को आप लॉक कर दीजिए। तो होता क्या है कि सारा, मैं लगभग 35 साल से सब इस तरह के राजनीतिक वो देख रहा हूं,
सारे प्रयास होते हैं, सब कुछ होते हैं, एकता होती भी है, लेकिन अंत में जब सीटों की बात आती है तब अपने अपने हट सामने आते हैं। एक सैद्धांतिक मुकदमा चढ़ाना कि साहब हम बिल्कुल विपक्षी एक होकर लड़ेंगे और इस बार चुने, ये तो चुनाव के अंतिम जब तक जिस दिन तक नहीं आ जाएंगे, इस ढंग से बीजेपी भी वादा करती है, बड़ी बड़ी बातें करेगी और विपक्षी भी करेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन जो राजनीति, अब आप देखिए राहुल गांधी के चंद्रशेखर राव को बी टीम कह के आए वहां पर तेलंगाना में, और अखिलेश जी गए, अब उन्होंने बाकायदे उनको गले लगाया, उनको लगा कि विपक्ष का लड़ाकू नेता है, विपक्ष का मजबूर लड़ने वाला नेता है। अब बी टीम वो बड़ी दुज्जी उड़ाई अपने भाषण में। तो इस तरह के अब जो राजनीति शुरू हुई है, इससे आप नहीं कह सकते कि कौन कितना वो करेगा, लेकिन निश्चित रूप से विपक्षी एकता होगी, लेकिन अपने अपने गढ़ों को बचा करके विपक्षी एकता होने वाली है कि साहब मेरे गढ़ में ना आइए, आप अपने गढ़ अपनी तरफ देखिएगा कि कहीं दिल्ली की तरफ न प्रस्थान कर दीजिएगा। कोई सोचता है कि बिहार की तरफ ना आ जाए, वो यूपी में, अब यूपी का आप देख लीजिएगा, मैं बताए दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, और यहां पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी अन्य दल को वो प्रवेश करने देना चाहेगी, क्योंकि उसको लगता है उसके प्रत्याशी जितना मजबूती से लड़ सकते कोई नहीं लड़ सकता, ये उसका अपना सोच है। तो ये ढंग से जब होता है कि जब अपने गढ़ों को बचाने की जिद होती है, अपने प्रदेशों में केवल मुझे ही लड़ना है, तो ये एक बात है। हाँ, अभय दुबे साहब भी आ गए। अभय साहब थोड़ा लेट हुए आप हमारे चारों प्रवक्ताओं की बात सुनते, जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा और जदयू से आए, और अभी ब्रजेश जी की बात मुझे लग रहा है आपने सुनी भी। तो आज जब हम इस टॉपिक पे चर्चा के लिए तैयारी कर रहे थे, तो ये एक बड़ा सवाल था ही, जिसका ब्रजेश जी अभी जवाब दे रहे हैं कि सब लोग अपने अपने गढ़ों को बचाने की जब राजनीति करते हैं, या जब उसका मामला आता है तो फिर एक दूसरे के खिलाफ थोड़ा सा तल्ख नजर आते हैं। ये भी वैसे कोई गलत चीज नहीं है कि किसी को लगे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में मजबूत हूं तो यहां मैं लड़ लूं, मैं पश्चिम बंगाल में मजबूत हूं तो मैं यहां लड़ लूं। लेकिन क्या ये जो इतना बड़ा विपक्षी खेमा है, ये इतनी सेटलनेस के साथ, इतनी एकदम बिल्कुल जो आप कहें कि जिस फिक्स में जो फिक्स जाना चाहिए, वो उतना सही पुर्जा बैठ पाएगा कि उस बड़ी चुनौती का सामना कर सके जो बीजेपी या नरेंद्र मोदी की चुनौती है? देखिए, विपक्षी एकता करने लायक काम है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ये तो विपक्षी एकता के सारे समर्थक भी इस बात को मानेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो विधानसभा की राजनीति है वो लोकसभा की राजनीति के खिलाफ से भिड़ जाती है। लोकसभा की राजनीति की जो मांगे हैं वो विधानसभा राजनीति की मांगे नहीं है। सब लोगों को, जैसे अभी कह रहे थे ब्रजेश जी, सबको अपना अपना घर बचाना है। इसी बात को मैं इस तरीके से कह रहा हूं कि जब तक विधानसभा की राजनीति लोकसभा की राजनीति से गुत्थम गुत्था होती रहेगी, तब तक विपक्षी एकता की परिस्थितियां कमजोर लगेंगी। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आएगा और विधानसभा चुनाव निपटेंगे, जैसे अभी तेलंगाना का चुनाव हो जाएगा, तो तेलंगाना का चुनाव जब हो जाएगा तो जो भारत राष्ट्र समिति है, जो अभी पटना में नहीं दिखाई पड़ी थी, वो उसके बाद में विपक्षी एकता के मामले में आने लगेगी, क्योंकि उसका विधानसभा का चुनाव निपट जाएगा। वहां अब उसे कांग्रेस के साथ संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो वो कांग्रेस के साथ लोकसभा के चुनाव में कोई समझौता निकालने के बारे में सोचेगी। अभी तो कांग्रेस के खिलाफ उसका समझौता संभव नहीं है, इसीलिए वो लोग पटना नहीं आए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी चुनाव हो चुकेंगे और बिल्कुल लोकसभा चुनाव सिर पे होगा, तब ये विधानसभा की राजनीति लोकसभा की राजनीति से डीलिंक होगी, अलग होगी। तब विपक्षी एकता का नजारा ज्यादा साफ होगा, पहली बात। दूसरी बात, तब तक आते आते यह भी पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी है। मैं ये हमेशा मानता हूं कि विपक्षी एकता जो है वो एंटी इनकम्बेंसी कितनी होगी उसके आधार पे होगी। अगर एंटी इनकम्बेंसी बहुत है तो विपक्षी नेताओं के ऊपर बहुत दबाव होगा, वो जल्दी जल्दी आपस में जुड़ेंगे। अगर एंटी इनकम्बेंसी कमजोर किस्म की है, जैसी आमतौर पर 10 साल की सरकार के खिलाफ होनी चाहिए, छोटी मोटी, इसको नरेंद्र मोदी पलट सकते हैं, तो विपक्षी एकता में बड़ा अनमनापन आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, विधानसभा की राजनीति का लोकसभा की राजनीति से डीलिंग होना। दूसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, इस बात के बारे में सबका ठोस आकलन हो जाना। ये लोकसभा चुनाव के 2-3 महीने पहले होगा।
जी नहीं, ठीक है, ये आपने दोनों फैक्टर्स जो बताए काफी महत्वपूर्ण हैं और ये मैटर करेगा, क्योंकि एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो विधानसभा के चुनाव के हिसाब से सोचती हैं, राष्ट्रीय हिसाब से भी सोचती होंगी, लेकिन उनकी सोच दोनों तरफ जाती है। और तो एक तरफ कांग्रेस जैसी पार्टी भी है। अतुल साहब, ये बताइए कि यहाँ मुझे लगता है कि आपकी पार्टी की दुविधा सबसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि बाकी सारी, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे जनता दल यूनाइटेड की बात करें, चाहे आप ममता जी की बात करें, उनकी पार्टियां मूल रूप से क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन अब आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, एक बड़ा बैकग्राउंड लेकर भी आती है। अभी भले ही स्थिति अच्छी ना हो, अगर ममता जी का ही फॉर्मूला देखें तो उनके हिसाब से आपको 227 से ज्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए, उतने पे ही आप लड़े और उसी पे आपकी गुंजाइश है। लेकिन क्या आप जो ये आपके क्षेत्रीय सहयोगी हैं या आपके सहयोगी हैं, इनकी ये बातें मानेंगे? देखो विपिन जी, फार्मूला तो निकल के आएगा, लेकिन अहम मुद्दा जो आज है, अभय दुबे जी ने एंटी इनकम्बेंसी की बात कही थी, तो एंटी इनकम्बेंसी तो एक तरह से प्रूव हो रही है, जिस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश जो है, वो जांच एजेंसी वाली बात से ना हम आप जो भी बोलिएगा, लेकिन पहले जो मैंने सवाल का पहला हिस्सा लिया, अगर आप उस पर कुछ थोड़ा प्रकाश डालें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि महत्वपूर्ण वो है, आज की डिबेट ही उस पर है। नहीं, ऐसा है कि लोकसभा का जहां तक चुनाव है, सामंजस्य तो हो जाएगा। अभी तो 2 मीटिंग्स हुई है, 1-on-1 मीटिंग्स जो कन्वेनर है हमारे नीतीश कुमार जी, उनकी हुई है। तो आने वाले दिनों में ये सारा सामंजस्य जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा। लेकिन चर्चा इस बात पे भी होनी चाहिए, ये वन साइडेड चर्चा होने से बोथ साइडेड अगर चर्चा होगी तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। देखिए, ऑर्गेनाइजर का एक सर्वे आया, उसके बाद 27 जून का जो है वो भोपाल का भाषण जो है उसका उल्लेख तो हो चुका है, और 2 जुलाई की घटना सबने देखी है। ऑर्गेनाइजर ने कहा अभी हिंदुत्व का मुद्दा और मोदी जी का चेहरा, ये दोनों जो है चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। आज दक्षिण में उनके पास कोई साथीदार नहीं है। पिछले 9 साल में एनडीए में 18 लोग थे, कितने लोग बचे हैं? कोई पार्टी नहीं बची है। आरएलडी नहीं है, अकाली नहीं है, टीडीपी नहीं है, जेडीएस नहीं है, शिवसेना बाहर निकल के आई, पीडीपी बाहर निकल कर आई। हर वो उस व्यक्ति से उन्होंने, हर उस पार्टी से, हर उस दल से उन्होंने समझौता किया जहां से उनको 2014 में फायदा हो सकता था, और बाद में सभी को लेकिन नकार दिया। तो ये एक अतुल जी देखिए, आप ज्यादा राजनीति समझते हैं। मैं 10 आपको रोक नहीं रहा हूं, मैं आप ही बोलिएगा। मैं कह रहा हूं आप ज्यादा राजनीति समझते हैं और ये हिसाब किताब ज्यादा, आप वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, मुकाबला कैसे, मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से और मुकाबला है एक चेहरे से, नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत मजबूत है, ये तो आप मानेंगे। ठीक है, अब आप वहां पर राहुल गांधी का चेहरा दिखाएंगे, अब वहां पर आप ममता जी का चेहरा दिखाएंगे, वहां पर नीतीश कुमार का चेहरा दिखाएंगे कि केजरीवाल का दिखाएंगे। तो जब तक आपके पास ही कोई सॉलिडेरिटी नहीं है, तब तक इन आंकड़ों का क्या मतलब है जो आप गिना रहे हैं अभी? ऐसा नहीं, एक फैक्टर इसमें और जोड़ना चाहिए कि 2004 से 2014 तक एक यूपीए का गठबंधन जो है वो भी सबने देखा है, जनता ने भी देखा है, उस वक्त की ग्रोथ भी देखी है। 60 साल का सबसे गोल्डन पीरियड जो है आर्थिक दृष्टि से सारे देश ने और दुनिया ने देखा है। और 2014 के बाद किस तरह का बर्ताव अलायंस पार्टनर से होता है, ये भी जो है पार्टियां देख रही है। तो इसका नतीजा आप देखिए क्या है कि बीजेपी की भगदड़ जो है उसकी चर्चा नहीं होती है। आज मध्य प्रदेश में मैं पूरी इतना बड़ा लिस्ट है मेरे पास, मैं पढ़ के बताता हूं कौन लोग आए हैं। दीपक जोशी, कैलाश जोशी के बेटे हैं, जनसंघ के फाउंडर, वहां के वो चीफ मिनिस्टर रह चुके, उनका बेटा आया और उनके साथ बजरंग सेना भी आ गई। आप राहुल गांधी जी और इनकी तुलना करते समय हर बार ये दिखाने की कोशिश करती है मीडिया कि राहुल गांधी जी कुछ नहीं है, तो फिर कर्नाटक में किसका चेहरा था सामने? मोदी जी ने सबसे ज्यादा सभाएं की। नहीं, मैं तो यही सवाल पूछ रहा था। मैं तो सवाल राहुल जी ने नहीं पूछा कि क्या राहुल जी चेहरा होंगे, लेकिन होंगे तो क्या आपके बाकी साथी मान जाएंगे? साथ में पुरोहित जी, अब मैं थोड़ा उनको भी लेकर आता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ममता जी का ही फॉर्मूला बताया। मुझे एक 10 सेकंड का बोल लीजिए। राहुल जी की बात छिड़े तो मुझे 10 सेकंड मेरी बात रखने दीजिए, फिर आप आगे जाइए। मेरी विनती है आपसे। देखिए, राहुल जी का चेहरा या किसी और का चेहरा, इसकी बात महागठबंधन में किसी ने नहीं की। महागठबंधन ने जनता जिस चीजों से त्रस्त है, महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन बड़े पैमाने पर है, इंक्वायरी कोई करते नहीं है, लेकिन जिसे करप्ट कहते हैं उसे पार्टी में ले आते हैं। तो ये काफी सारे इश्यूज जो है, इससे जनता त्रस्त है। तो जनता के साथ में पूरा महागठबंधन एक विचार को लेकर खड़ा है, किसी ने चेहरे की बात ही नहीं की है। ये तो बेवजह सामने चेहरा खड़ा करके मोदी जी को कोई हरा ही नहीं सकता। तो कर्नाटक में तो हार गए ना, और बुरी तरह हारे। और कर्नाटक की जनता जान गई है कि अगर बॉर्डर लाइन हम इन्हें बहुमत दिलाएंगे तो फिर ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं आप ही के पॉइंट से, जनता का भी मूड जो है, ठीक है। अभय दुबे अभी कुछ कहना चाह रहे थे। पुरोहित जी आपके पास भी आ रहा हूं। अभय जी, आप कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के साथ आ जाता हूं। कर्नाटक का
बहुत जगह एग्जाम्पल दिया जाता है। पूछा था जी अतुल जी से जो आपने चेहरे वाला सवाल पूछा था जी, मैं उस पर एक छोटा सा हस्तक्षेप करना चाहता हूं। देखिए, लोकसभा की करीब 188 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। दूसरा कोई क्षेत्रीय दल, कोई छोटी मोटी पार्टी वहां पर बिल्कुल प्रभावी नहीं है। कांग्रेस को सीधा टक्कर लेनी है भाजपा से। वहां कांग्रेस अपने चेहरे को, जिसको वो चाहे, वो राहुल गांधी को चाहे, वो खड़गे साहब को चाहे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश कर सकती है। वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दूसरी पार्टी कोई कंपटीशन में है ही नहीं वहां पर। और यही वो 188 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार कांग्रेस को केवल 10-15 सीटें ही जीतने दी थी, बाकी सारी की सारी सीटें जीत ली थी वहां पर। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो जिस चेहरे को चाहे वहां पेश करे, लेकिन इन 188 सीटों में जबरदस्त प्रदर्शन करे और भारतीय जनता पार्टी से बड़े पैमाने पर वहां सीटें छीने। इसके ऊपर ही 2024 के लोकसभा चुनाव का पूरा नतीजा खड़ा हुआ है। नतीजा इसी पर निर्भर है। अगर कांग्रेस इन 188 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो भाजपा का प्रदर्शन खराब होगा। अगर भाजपा ने पिछला प्रदर्शन दोहरा दिया तो वो फिर 2019 वाली स्थिति में चली जाएगी। जी अतुल जी 10 सेकेंड, फिर क्योंकि बाकी लोग भी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, हम जहां 202 सीट पर हम करीब दूसरे नंबर पे है, 52 सीटें हमने जीती है, लेकिन हम जहां भी है हम इकट्ठे साथ में खड़े रहेंगे। हम वोटों का विभाजन टालेंगे और सत्यपाल मलिक जी के कहने के बाद मोदी जी के पास कोई स्कोप नहीं रह जाता। वो पीओके का इशू लाएंगे, वो यूसीसी का इशू लाएंगे। भाजपा की बात छोड़ते हैं ना, मैं तो वो इशू जो है उसको कोई बलि नहीं चढ़ने वाला है और हम साथ में लड़ेंगे। चलिए ठीक है, तो पुरोहित साथ में लड़ेंगे। पुरोहित जी साथ में लड़ेंगे, साथ में लड़ने की बात हो रही है, लेकिन क्या ममता जी मानेंगी उसके लिए? आप तो कह रहे बंगाल मत आइएगा। नहीं, बंगाल में तो देखिए, बंगाल के अंदर में कांग्रेस पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस की कहां है बंगाल में? विधानसभा में 0 सीटें हैं कांग्रेस की। तो पश्चिम बंगाल की बात नहीं है। 2024 का जो चुनाव है, ये आपको सोचना है विपिन जी कि देश को ये अभी दिशा निर्देश देने के लिए ममता बनर्जी ने 2021 में ये बयान दिया था कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। जिस तरह से ये देश के अंदर में दो तरह की, एक तरफ वो महात्मा गांधी को पूजने वाले लोग हैं, एक तरफ नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। तो आपको महात्मा गांधी के पूजने वाले, उनके विचारों की बात करने वाले, तो हमारी दीदी तो ये सब बात नहीं करती है। हमारी ममता बनर्जी सबको लेकर चलने की बात करती है। और पश्चिम बंगाल से मैं तो बोलूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी, देखिए अभी चेहरा तो फिर ममता दीदी क्यों कह रही है कि वो मदद कर रही है बीजेपी की? कांग्रेस देखिए वही कांग्रेस है ना, कोई दूसरी कांग्रेस तो है नहीं। 10 सेकंड समझ लीजिए, अभी का जो विषय है वो नंबर का है। जो जहां मजबूत है पहले आप नंबर हासिल करिए। अगर मैं बोलूंगा अगर 300 नंबर सीटें आ जाती है हमारे पास में, और मुझे मतलब विश्वास है कि जिस तरह से अगर हम मिल करके मीटिंग कर रहे हैं आपस में 1:1 अगर चुनाव होते हैं, 3 त्रिकोणीय चुनाव नहीं होता, 1:1 चुनाव होता है, तो सीधा फायदा मतलब कांग्रेस, मतलब भारतीय जनता पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी गर्त में जानता है कि आज 400 रुपए का 500 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में बेच रहे हैं। महंगाई की पराकाष्ठा हो गई है, मगर इसके अंदर में कोई विषय, पहले पश्चिम बंगाल के अंदर में 10 पैसे 5 पैसे अगर ट्राम के दाम बढ़ जाते थे ना, तो लोग बसों में आग लगा देते थे। मगर अभी देश में सब कुछ शांति से चल रहा है। रात को आते हैं कोई 2000 का नोट बंद कर देते हैं, कभी चालू करते हैं, सॉरी। तो ऐसा एक माहौल बना हुआ है देश के अंदर में। और ममता बनर्जी, देखिए हम चाहते हैं, ममता बनर्जी में नेतृत्व क्षमता है। 2024 के अंदर में अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने तो दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल से चेहरा आज सकता है देश के अंदर में। ये हमारी खुद की मंशा है। मेरी एक मतलब एक कार्यकर्ता बंगाल से लड़ने वाली एक नेत्री है जिन्होंने 33 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ के फेंका। आज उन्होंने प्रण लिया है कि देश से इस बात का ये भारतीय जनता। ठीक है ब्रजेश जी, ब्रजेश ठीक है, गॉट योर पॉइंट। ब्रजेश जी, क्या ये जो बात हो रही है, जो एक कहावत है इजियर सेड देन डन, क्या ये बिल्कुल वैसा मामला? अच्छा लग रहा है सुनने में सारी बातें कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन क्या चुनावी बिसात पर वो चीजें उस तरीके से होती हुई नजर आएंगी? देखिए, ये दावे हर पार्टी करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े दावे करना, ये कह देना कि साहब पूरे सरकार से नाराज हैं या सरकार के पक्ष में है, ये सब चलता रहता है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं कि जब मैं 2019 के चुनाव में मैं जब निकल रहा था तो एक चैनल के लाइव में गया था। वहां जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता निकले तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है क्या होगा? हमने कहा नहीं, लड़ाई है,
तो मुझसे काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा क्या आप क्या देखते हैं, आप कैसे पत्रकार हैं जो लड़ाई होगी? लड़ाई क्या होगी? 78 सीटें में 76 हम जीतेंगे, 2 और उन्होंने काफी नाराजगी हमसे व्यक्त की। और लेकिन क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? तो ये सब दावे चुनाव में चलते रहते हैं। ये कोई यही कर रहे हैं, बीजेपी भी करती है और भी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वही गठबंधन जब होता है, या तो सरकार से नाराजगी हो जैसा दुबे जी कह रहे थे, या गठबंधन जमीनी स्तर पर उतरा हुआ हो, तब जमीन में उसका कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य करके लड़े हो, तब कोई असर होता है। वरना गठबंधन भी मैंने मात खाते देखा है, गठबंधन को बुरी तरह पिटते देखा है। समस्या ये है कि सरकार से नाराजगी ये तभी पता चलेगा जब समय नजदीक आएगा, और तभी समझ में आएगा कि गठबंधन भी इस सरकार को हटा सकता है। दोनों बातें ठीक है। पुरोहित जी आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन अभी मैं जरा राजीव जी के पास जाऊंगा। राजीव जी इसी बात को चलिए मैं आगे बढ़ाऊं जो आप लोग कह रहे हैं। तो अभी अगली मुलाकात आप लोगों की बेंगलुरु में होनी है, किसी कॉमन एजेंडे की भी बात चल रही थी, तो क्या कोई कॉमन एजेंडा तैयार है? क्या कोई उसका ब्लूप्रिंट, क्या कोई उसका एक झलक वहां देखने को मिलेगी, या अभी सिर्फ ये मुलाकातों का दौर ही चलना है? देखिए मुझे ऐसा लगता है मुलाकातों का दौर जब शुरू हुआ है तो इससे ज्यादा सुखद कोई अनुभूति नहीं हो सकती है जो लोग इस सरकार की वापसी नहीं चाहते हैं उनके लिए। पहली बात, जहां तक इस देश में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या एजेंडे की बात अगर हम करें तो आधिकारिक तौर पर जब सीएमपी बनेगा तो उसका ऐलान होगा, लेकिन जो मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण, संघीय व्यवस्था पर प्रहार, धार्मिक ध्रुवीकरण, और जो इस देश में संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, जिस तरह से संस्थानों का भगवाकरण हो रहा है, जिस तरह से इस देश की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवाल, इन सवालों पर जनता राजनीतिक दलों के पीछे खड़ी है। वो चाहती है बदलाव आए, और इसी सवाल में, इसी जवाब में मैं अभय दुबे जी के उस आकलन का भी मैं जिक्र करूंगा कि जब एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती तो नतीजे कहीं ना कहीं उसका जो लाभ है वो अपोजिशन यूनिटी की कोशिशों को मिलता है। ये सच है कि आप दिल्ली की एमसीडी, जिसको भले ही भारतीय जनता पार्टी बहुत सिरे से नकार दे कि कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं चुनाव था, लेकिन वो लघु भारत का जनादेश था। और दूसरी तरफ हिमाचल और कर्नाटक की जो हार है, और प्रधानमंत्री जी जो नॉर्थ ईस्ट की परंपरा है कि जो भी सेंटर में होता है उसे अलायंसेस बनाने और अपनी सरकार बनाने का अवसर मिलता रहा है, लेकिन इससे अलग हट करके कोई बड़ा काम प्रधानमंत्री जी नहीं करता है। उल्टे मेघालय में उनका आकलन फंस गया, जहां उन्होंने अपनी पार्टी को अलग से लड़ने के लिए कहा, 2 सीटों पर उनकी पार्टी समेट। तो हालात उनके लिए बहुत ही अच्छे नहीं है, और जिस तरह से वो भयाक्रांत थे, जिस तरह से वो तनाव में, वो कब क्या बोलते हैं ये उन्हें याद नहीं रहता है। इसलिए कि मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी 72 घंटे 96 घंटे पहले अजीत पवार के खिलाफ लगातार बोलते दिख रहे थे, लेकिन वहां जयमाला लेकर के लोग खड़े थे और फिर आलिंगन बंद हो गई दोनों पार्टियां। तो हमारा ये मानना है कि ये तभी होता है जब हताशा और बौखलाहट बढ़ जाए जी, और अलायंस तो दोनों तरफ है। मैं तो बराबर विश्लेषण का ये तरीका मैं समझ नहीं पाता हूं। मैं ब्रजेश जी को भी सुन रहा, गठबंधन, तो गठबंधन का विस्तार भाजपा भी चाहती है, उनके चाहने के बाद ही लोग उनसे टूटते गए, इससे कि उनका चरित्र अविश्वसनीय है। उन्होंने अपने साथियों के गढ़ में जाकर उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उन दलों को कमजोर करने की कोशिश की। जगह जगह पर शिंदे जैसे लोग ढूंढते रहे। तो अब इन तमाम चीजों का लबोलुबाब ये है कि 2024 भाजपा हारेगी, बड़े से बड़े अंतर से हारेगी। अभी संभावित हार से बचने के लिए भाजपा जितने हथकंडे इस्तेमाल कर ले जी, जब असामान्य स्थितियां होंगी, असाधारण निर्णय होंगे, अपोजिशन यूनिटी असाधारण निर्णय। ठीक है सर। तो
यहां से 2024 के लिए विपक्षी एकता का मंच तैयार है। ब्लोज लग रहे हैं वो एक अलग बात है, और यहां पर तो आज भारतीय जनता पार्टी का तो कोई प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और फिर आके थोड़ी भारतीय जनता पार्टी वाली साइड भी देखेंगे। ये तो हमने सुनी विपक्ष की बात, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कमजोरी की तरफ बढ़ रही है जहां वो खड़ी है? जैसा मान के चल रहे हैं कि 100 पे सिमटेगी, या उसको भी अलायंस करने में दिक्कत होगी, या किस तरह की टक्कर मिल सकती है, या एंटी इनकम्बेंसी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो भी थोड़े से परखेंगे। यहाँ 2 पत्रकार साथी भी हमारे साथ हैं और हमारे बाकी नेताओं की भी राय लेंगे, और उनकी क्या जो तैयारियां हैं वो उस लेवल पर होगी कि वो नतीजे क्रिएट कर पाए, क्योंकि 2019 भी हमने देखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। में आज बात हो रही विपक्षी एकता की कि कितनी ट्रैक पर है वो ताजा घटनाक्रम के बाद जो महाराष्ट्र में घटते हुए देखा, और भी चीजें। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं बीजेपी की बात करने की बात कह रहा था ब्रेक से पहले, लेकिन उस पर आए उससे पहले थोड़ी सी कुछ और बातें। चांद साहब, एक सवाल है, वो ये कि जैसे अभी अखिलेश साहब भी कह रहे थे, जो हमने सुना ही था कार्यक्रम के शुरू में, कि सब अपनी अपनी जगह लड़े, और वो बात चर्चा उठी भी कि अभी जो ब्रजेश जी ने भी जिक्र किया कि ऐसे। तो मुझे जस्ट एक छोटा सा वो बताइए कि कुल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटों पर हरा देगी बीजेपी को, या 80 की 80 सीटों पर टक्कर दे देगी? और अगर नहीं तो क्या दूसरे को थोड़ा बहुत मौका नहीं मिलना चाहिए जहां पर दूसरी पार्टियां मजबूत है? देखिए विपिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय ममता बनर्जी जी हों या आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, दोनों ने जो बात कही वो आप उसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। सबने एक बात कही कि जो जिस प्रदेश में मजबूत दल है उसके साथ खड़े रह के दूसरे सहयोगी दल लड़ने का काम करें। हमने कभी नहीं कहा कि हम 80 में 80 लोकसभा की सीट लड़ेंगे, या आदरणीय ममता बनर्जी जी ने कहीं नहीं कहा कि वो पूरी की पूरी बंगाल की सीटों को लड़ेंगे। हमने इस बात को जरूर कहा कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत हैं, जो क्षेत्रीय दल जिस प्रदेश में मजबूत हैं, उनके साथ जो दूसरे दल हैं जिनका दूसरे प्रदेशों में संगठन है, जो चुनाव वहां लड़ते आए हैं, उनको चाहिए कि वो उनका सहयोग करें, उनके साथ लड़े। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आएगी तो निश्चित रूप से उनकी हिस्सेदारी होगी, वो लोकसभा की सीट पर चुनाव भी लड़ने का काम करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि हम ये अहंकार में हो कि हम उत्तर प्रदेश में अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो हम तो सब चाहते हैं कि जितने विपक्षी दल हैं आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं फिर, और क्यों तो आप चांद साहब कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं? देखिए विपिन जी, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। लेकिन जो बात आपने पूछी कि आप जो है उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि कांग्रेस बड़ा दल है, उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो वो कांग्रेस बड़ा दल है, उसको बड़ा दिल दिखाए। 80 लोकसभा सीट है, जिन सीटों को वो जीत सकते हैं, जहां पे वो मजबूत है, बेशक लड़े। और हम समझते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी उस पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो देखिए, जो विपक्षी दलों की एकता का सवाल है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के पहले नेता हैं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्षी नेताओं से लगातार मिले थे। चाहे कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी से मिलना हो, चाहे बघेल जी से गुजरात में मिलना हो, या अन्य विपक्षी अच्छी बात। तो यहाँ पे है ना अतुल जी, तो हम ये तो कह रहे हैं कि आइए साथ में लड़िए, हम तो स्वागत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी सभी लोग साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्चाएं हो रही है और धरातल पर जाकर चर्चाएं हो रही है, कौन कहां जीत सकता है, किस तरह से भाजपा की जो शक्ति है, कुशक्ति जो है इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान को धोखा पहुंचा रही है, फेडरलिज्म को धोखा पहुंचा रही है, तो इसकी चर्चा हो ही रही है। लेकिन एक चर्चा तो ये भी है, भाजपा चाहे जितना गठबंधन कर ले, मोदी जी कितना भी चिल्ला चिल्ला कर भाषण दे दे, लेकिन प्रोमिसेस मेड एंड प्रोमिसेस फुलफिल्ड, इसका अंतर जनता अब समझ चुकी है। देखिए 500 का सिलेंडर हम दे रहे, राइट टू हेल्थ बिल आया, जितनी 5 गारंटियां दी थी वो शुरू हो गई। ओल्ड पेंशन स्कीम देना इतनी आसान बात नहीं थी, उसकी अर्थशास्त्र में उसको बिठाकर लोग वो देना वो इतनी आसान बात नहीं थी।
और मोदी जी ने 2014 से किए हुए एक प्रॉमिस बता दो जो फुलफिल किया। स्मार्ट सिटी दिख नहीं रही है, मेक इन इंडिया फंस चुका है, हम तो इंपोर्ट ही कर रहे सारी चीजों को। 15-15 लाख रुपए आने वाले थे, सारे जेल में जाने वाले थे भ्रष्टाचारी, और जिनको भ्रष्टाचार का आरोप करते पार्टी में ले लेते हैं। तो जो बातें कही है कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यहां तक कि किसान को एमएसपी की गारंटी लिख कर दी थी कि एमएसपी के ऊपर कमेटी होगी और उसके ऊपर वो चर्चा करेगी। आज 2 साल होते आ रहे, उस पर कुछ नहीं हुआ है। 5 साल में आय जो है दुगना करने वाले थे किसानों की, आय तो छोड़िए, किसान का अभी जीना मुश्किल हो गया है। फर्टिलाइजर के कितने दाम बढ़े हैं, सारी चीजों पे जीएसटी कैसा लगा है, खाद की क्या अवस्था है, कीटनाशक की क्या अवस्था है, ये सारे लोग देख रहे हैं। तो इन मुद्दों पे हम लोग इकट्ठा है, जहां जहां साथ में आना पड़ेगा, जिस तरह से स्पेस बनानी पड़ेगी, सारी पार्टियां जो है वो तैयार है और इसीलिए साथ में है और आने वाली हर मीटिंग में साथ में आने के लिए तैयार है। तो सवाल उठता कहां है? सवाल तो ये देखना चाहिए कि भाजपा में इतनी भगदड़ जो कर्नाटक में मची थी, जो अभी मध्य प्रदेश में मचती हुई दिखाई दे रही है। मेरे पास तो लंबी राधेश्याम बघेल, हेमंत लाठीचा, मारवन सिंह सोलंकी, अजय पाल सिंह, सारे ये जो है दिख रहे हैं। बीआरएस की बात की आपने, यहाँ 35 लोग तो दिल्ली में जाकर शामिल हो गए, जो सारे विधायक है, एमएलसी है, ठीक है अतुल जी, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। तो ठीक है, तो जो अतुल जी को दिखाई दे रहा है, सिंधिया जी का क्या होगा मध्य प्रदेश में, ये सवाल मीडिया ने पूछना चाहिए। हाँ जी, मध्य प्रदेश पे भी बात करेंगे, जिस दिन प्रॉपर मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे, लेकिन आज विपक्षी एकता की क्योंकि बात हो रही है तो थोड़ा फोकस उसी पे रहते हैं। अभय दुबे साहब, जो अतुल जी को दिख रहा है, क्या वो आपको भी दिखाई दे रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर थी, और हिमाचल प्रदेश में भी कमजोर थी, और दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में भी कमजोर है। मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ खासी एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस, अगर तुलना की जाए आज की तारीख में, हालांकि चुनाव अभी दूर है, तो कांग्रेस भाजपा से कुछ आगे ही नजर आती है वहां पर। तो अतुल जी जो कह रहे हैं मोटे तौर पर उनकी बात सही है, लेकिन विधानसभा की स्थिति को लोकसभा चुनाव पर प्रोजेक्ट करना, बस वही मैं कहना चाह रहा था, बहुत उचित नहीं है। पहली बात तो यह है, क्योंकि जब कर्नाटक में जब सर्वेक्षण आ रहे थे और ये दिखाई पड़ रहा था कि 47% से 50% तक कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसी वक्त जब सर्वेक्षक वोटरों से ये पूछते थे कि जब लोकसभा चुनाव में आप आपका रुझान क्या रहेगा, तो वो जो लीड कांग्रेस के पास थी वो भाजपा के पास चली जाती थी मोटे तौर पर। तो लोकसभा का चुनाव अलग है, स्प्लिट वोट की परिघटना स्थापित हो चुकी है। वोटर जो है वो अलग अलग चुनाव के हिसाब से सोचकर वोट देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये निकाल लिया जाएगा जो 2019 में हुआ था वो फिर दोबारा 2024 में दोहराया जाएगा। इस तरह कोई चीज एक दूसरे की नकल में दोहराई नहीं जाती है, लेकिन जो स्प्लिट वोटर की परिघटना है उस पर हमें गौर करना चाहिए और तब विश्लेषण करना चाहिए। 10 साल हो जाएंगे भाजपा की सरकार को, जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी काफी होगी, मैं ये मानता हूं। 10 साल बहुत बड़ी अवधि होती है, बीच बीच में बहुत सारी नाराजगियां बहुत सारी पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी जनता की उम्मीदें अपेक्षाएं होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, तो चीजें बहुत जमी जाती हैं। सरकार की अपनी विफलताएं भी, हर सरकार के साथ ये होता है, उसकी विफलताएं भी होती हैं। तो वो, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी, क्या मोदी जी के पास, भाजपा के पास ऐसी युक्तियां हैं जो उस एंटी इनकम्बेंसी को पलट सकें या उसको मंद कर सकें? अगर उनके पास वो युक्तियां नहीं है तो हम लोगों को एंटी इनकम्बेंसी स्नोबॉलिंग होते हुए दिखेगी। जिस तरीके से जीतने वाली पार्टी और जीतती चली जाती है, उसी तरीके से जो पार्टी हारने वाली होती है उसकी हार बढ़ती चली जाती है। तो ये हमेशा होता है चुनाव में। हमें राजनीतिक समीक्षक के तौर पर निगाह यहां पर रखनी चाहिए कि दरअसल एंटी इनकम्बेंसी कितनी है और उसका किरदार क्या है, उसकी संरचना क्या है एंटी इनकम्बेंसी की, तब हमारी समझ में आएगा कि दरअसल होने क्या वाला है। ठीक है, ठीक है, ये भी एक लाजमी चीज है। ब्रजेश शुक्ला जी, तो क्या बीजेपी की स्थिति इस वक्त जो है 2024 के चुनाव के लिए, और विपक्ष जिस तरीके से एकजुट है और जो दावे हैं कि ये एकजुटता स्थायी एकजुटता है और इसमें बहुत सारा कुछ है जो सरकार के खिलाफ है, लोग नाराज है, एक एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर है, तमाम चीजें, तो क्या बीजेपी के लिए इस बार मुकाबला पिछले 2 चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा कठिन होने जा रहा है? देखिए, चुनाव निश्चित रूप से काफी कठिन होंगे। चुनाव काफी, और ऐसा नहीं है कि पिछली बार के चुनाव कठिन नहीं थे। पिछली बार के चुनाव मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा उपचुनाव हुए थे, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना और नूरपुर विधानसभा सीट, और सभी सीटों पर बीजेपी यहां पर हारी। और उसके 3 राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों में हारे।
तो ऐसा नहीं है कि स्थितियां कोई अनुकूल तो पिछली बार भी थी। चुनाव के पहले स्थितियां निश्चित रूप से कठिन है बीजेपी के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे क्या बनेगा, क्या समीकरण बनेंगे, है क्या कि जब मैं विधानसभा चुनाव में मैं जब दौरा कर रहा था तो मैं देख रहा था कि एक समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर लड़ रही थी, लेकिन उसमें बहुत ऐसे लोग थे जो कहते थे साहब जब लोकसभा चुनाव आ गए तो मोदी के साथ खड़े होंगे। अब वो क्या स्थितियां हैं, देंगे कि नहीं देंगे, क्या यूं ही कह रहे थे, ये सब देखना पड़ेगा। इसलिए अभी फिलहाल कुछ कहना कठिन है। सरकार पर नाराजगी है, कितनी नाराजगी है ये तो जब 3 या 4 महीने बचेंगे तब समझ में आएगा, और तब जब दौरा करेंगे तब लोगों से बात करेंगे तब समझ में आएगा कि नाराजगी है कि नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, जब यहाँ के सारे उपचुनाव हार गए और बसपा सपा गठबंधन हो गया तो कुछ लोग यहाँ से गए थे अमित शाह के बाद, तो उनसे कहा कि साहब इतना बड़ा गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। करीब 52-54% वोट उनके पक्ष में। उन्होंने कहा कि अपना काम करो, अपनी तैयारी करो, जाके बाकी हम कैसे निपटना हम देखेंगे। तो अब बीजेपी की रणनीति क्या होगी, क्या नहीं होगी, होगी कि पिछली बार की तरह कोई वो करेंगे या क्या करेंगे, अब ये तो आगे पता चलिए। तो बहुत सारे सवाल तो रहेंगे। अतुल जी कुछ बार बार हाथ उठा रहे थे। बस मेरा यही कहना है कि इस बार की स्थितियां अलग है। कर्नाटक के जो मुद्दे थे वही मुद्दे राष्ट्र की भी है। जहां तक मोदी जी का चेहरा है वो फेल हो चुका है। मोदी जी ने जितने भी प्रोमिसेस किए थे, जितनी बातें कही थी, उसको कुछ हो नहीं सका है। तो ये अमिताभ बच्चन वाली स्थिति है कि आखिरी में लाल बादशाह वगैरह जो मूवी आई थी वो अमिताभ बच्चन है तो चल जाएगी, लेकिन वो सुपर डुपर फ्लॉप हुई। लेकिन अमिताभ जी ग्रेट एक्टर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यही बात है, जिस मोदी पे बैंकिंग कर रहे लोग सब, वो मोदी फेल हो चुके हैं। ये जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है और यही मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ना मोदी का चेहरा चलेगा, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है वो गलत साबित हुई है। सारी बातें झूठ पर झूठ जो है वो साबित हो चुका है। और जहां तक दूसरे मुद्दे जो है, धर्म के नाम पर मुद्दे एक्सेप्ट किए थे, वो भी लोगों ने नकार दिए हैं। तो मेरे ख्याल से अभी वो मुद्दा भाजपा के पास बचा नहीं है। ठीक है, चांद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, देखिए मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी ने अब केवल सूचना विभाग का बजट बढ़ा दिया है, इसलिए जनता की जो नाराजगी है वो बहुत दिन तक छुपा नहीं पाएंगे। जितना भी झूठ का प्रचार कर ले, आने वाले समय में विपक्षी दल सब मिलके भारतीय जनता पार्टी के इस शासन को, इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। ठीक है राजीव जी, नीतीश जी की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के प्रमुख शिल्पकार हैं और जो बाकी आरोप लगते हैं उसका पहले ही उन्होंने खुलासा कर दिया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं। तो निसंदेह चाहे 77 हो या 89 हो, एक लीडर, एक आर्किटेक्ट जिसकी खुद की महत्वाकांक्षाएं जब नहीं होती तो उसकी ओर से किए गए प्रयासों को अन्य दल भी स्वीकार करने लगते हैं। और इसीलिए अब ये जो विपक्षी एकता की जो यात्रा है उसका पहला पड़ाव पटना था, लेकिन इसे चुनाव में निर्णायक परिणति पर हम लोग पहुंचाएंगे, ये दृढ़ संकल्प है सबका। और विपक्ष के अंदर जिस तरह का उत्साह, ये तोड़फोड़ या लोगों के किसी को ईडी का डर दिखाकर अपने यहाँ शामिल करा लेना, किसी को सीबीआई की धमकी देकर के जोड़ लेना, इससे जनादेश वो अपने पक्ष में नहीं ला पाएंगे। हालात उनके पक्ष में नहीं है, इसीलिए उनकी करारी शिकस्त बिल्कुल है। ठीक है दादा, कुछ जोड़ देना चाहेंगे? आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। पुरोहित जी। देखिए ये जो चुनाव है 2024 का ना, इसके अंदर में कांग्रेस, देखिए दीदी ने कहा जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस को लड़ना चाहिए। देखिए कांग्रेस को देखना चाहिए कि 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, राजस्थान के अंदर में कांग्रेस की सरकार बनी और भी राज्यों में बनी, मगर जब लोकसभा चुनाव हुआ उन्हीं राज्यों में कांग्रेस की 0 सीट आई। राजस्थान के अंदर में कांग्रेस के पास में तो ये स्थिति है कि अगर आप विधानसभा में आप लोकसभा में वहां नहीं लड़ सकते हैं तो आप वहां पर ज्यादा फोकस करिए, जहां पे आप कमजोर मतलब लड़ सकते हैं अगर अच्छे उम्मीदवार में। तो कांग्रेस पार्टी को अपनी जो क्षमता वाली जगह है जहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी 1 to 1 है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। सीपीएम कांग्रेस के साथ में अलायंस करके रखा है कांग्रेस ने, मगर वो सीपीएम जो अंदर ही अंदर बीजेपी से भी हाथ मिला के रखी है। तो कांग्रेस को
भी आत्ममंथन की आवश्यकता है। ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर में जिन वामपंथियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या की, उन सभी लोगों के साथ हाथ मिलाकर आपको जनता ने नकार दिया। तो क्या मानूं इसको कि डिफरेंसेस अभी भी हैं, ये खत्म करने की बात कर रहे हैं? डिफरेंसेस नहीं है, ये डिफरेंसेस सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ठीक है। तो एक तरफ विपक्ष का मंच सजा है, विपक्षी एकता की बातें, वो बातें आपने सुनी, और क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, बात हो रही है कि साथ में मिलकर लड़ेंगे, डिफरेंसेस खत्म करेंगे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, ब्रांड मोदी है, वहां से मुकाबला है। अब ब्रजेश जी की एक बात तो माननी पड़ेगी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी, बहुत सारी चीजें घटनाक्रम में यहां पर चेंज होगा, लेकिन ये मुकाबला दिलचस्प होगा, आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। और राजनीति है जिसमें अंतिम क्षण तक चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन इस बार 2014-2019 से कुछ अलग होने जा रहा है। वो तो ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो लग रहा है उससे, लेकिन क्या ये उतना सशक्त होगा कि उस बड़े आदमकद जो एक पूरा ब्रांड मोदी कह लूं, बीजेपी कह लूं, जिस तरह का पूरा शख्सियत है वो पूरी पार्टी और नेता की, क्या उसको टक्कर दे पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।